नमस्कार किसान साथियों, सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र मनोज पटेल में। किसान भाइयों, हमारी धान की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अच्छी पैदावार लेने के लिए साथियों सबसे बड़ी चुनौती आती है धान में लगने वाले रोग कीट। अक्सर किसान भाई हमें इस प्रकार से परेशान करते हैं कि सब कुछ खर्च करने के बाद भी जो है हम अच्छे से पैदावार नहीं ले पाते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि हम किस प्रकार सही रोग की पहचान नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण होता क्या है, हम गलत दवाइयों पर खर्चा कर देते हैं, जिससे हमारी लागत बढ़ जाती है और पैदावार घट जाती है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं। इन्हीं मुख्य धान की फसल लगने में मुख्य कीट और उनके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो किसान साथियों, हम जानेंगे कि धान में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनको हम सही तरीके से पहचान कैसे कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवाई और कौन सी खाद का उपयोग कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए। किसान भाइयों, एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि धान की फसल में अधिकतर रोग जो है 50 से 75 दिन के आसपास ही लगते हैं। जगह है वो समय है जब सबसे नाजुक अवस्था होती है। साथियों, हमारी धान की फसल जब गवोट अवस्था में होती है, इस समय बालियां निकलने की तैयारी करती है। इसी समय सबसे ज़्यादा रोग और कीट का प्रकोप ज़्यादातर धान में देखा जाता है। अगर हम बात करें समय की, तो हमारे पास भी कुछ शेष ही समय बचा है दोस्तों, जिससे कि हम बम्पर पैदावार पक्की कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। एक एक करके धान के सभी दुश्मन को पहचानेंगे और उनका सफाया करने का उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करें तो फफूंद फफूंद के कारण फैलने वाले रोग, जैसे कि हम बात करें शीत ब्लास्ट और बन ब्लास्ट, ये दोनों रोग है किसानों के बीच सबसे आम और खतरनाक रोगों में से एक है। शीत ब्लास्ट रोग की शुरुआत पौधे के तने, जहाँ से साथियों पानी भरा रहता है, उसी जगह से जो है शीत ब्लास्ट की शुरुआत होती है। अक्सर ये जो रोग है पानी भरी हुई सतह के ऊपर से शुरू होता है। आपको शुरू में हरे भूरे रंग के अंडे आकार के गोले या धब्बे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे धब्बे ऊपर की ओर बढ़ते हैं और आपस में मिलकर सांप की केचलू जैसे धब्बे बड़े बड़े निशान में बदल जाते हैं और धीरे धीरे है प्रकोप पत्तियां पर देखने लगता है और हमारी धान की फसल की जो पत्तियां हैं वह सूखने लगती है या सूखने लगती है और पौधा हमारा जो है कमजोर पड़ जाता है। साथियों, अगर हम बात करें कि इस अवस्था में धान जो हमारी धान की फसल का दाना भराव है या दाने का जब बालियों में भराव होता है वो सही से नहीं हो पाता है और इस रोग होता है, तब यह तेजी से फैलता है। इसकी रोकथाम की अगर हम बात करें, जब इसका शुरुआती लक्षण दिखे उसी समय हमें इसमें जो है हेक्साकोनाजोल 5% HC की 400 एकड़ मात्रा लेकर 1 एकड़ में स्प्रे करवाना चाहिए। तो इससे जो है प्रकोप जो है हमारा समाप्त हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर और ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकोप हो गया है, तो उसके लिए साथियों हमें जो है अजेक्सोस्ट्रोबिन 8.2 पॉइंट और डाइफेनोकोनाजोल 14.4% 200 मिलीलीटर मात्रा एकड़ स्प्रे करवाना है। इसके अलावा टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लोकोसोबिन, जो कि हमारी दवा है, इसका हमें इस्तेमाल 100 ग्राम प्रति एकड़ करना है। इसका परिणाम भी बहुत शानदार आता है। अगर हम ब्लास्ट रोग की बात करें धान में, दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है ब्लास्ट या फिर झोंका रोग या झुलसा रोग भी हम कहते हैं। इसको बहुत नाम से जाता है या कई जगह इसको जला हुआ रोग भी बोलते हैं, जिसमें पत्ती हमारी धान का पेड़ पौधा और पत्ती जले हुए आकार में दिखती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये साथियों 3 तरह से हमारी धान की फसल पे हमला करता है। पहला पत्तियों पर, दूसरा तनों की गठानों पर और तीसरा है जो बाली की गर्दन पर दिखता है। सबसे पहले बात करें तो पत्ती में ब्लास्ट के तौर पर दिखता है। सबसे पहले हम बात करें तो है ब्लास्ट जो है पत्ती या लीफ ब्लास्ट के साथ शुरुआत इसकी होती है। छोटे छोटे नीले रंग के धब्बे होते हैं, बाद में है बड़े आकार में होकर आंख या नाप का आकार ले लेते हैं। इन धब्बों के बीच में
राख की आंख जैसा आकृति सुनहरे गहरे रंग की बन जाती है साथियों। प्रकोप होने पर यह धब्बे आपस में मिलकर पूरी पत्ती को सुखा देते हैं। जैसे कि पत्ती जले हुए जैसी दिखती है, पूरा पेड़ सूख गया, इस प्रकार धब्बे आपस में मिलकर पूरी पत्ती को सुखा देते हैं और धीरे धीरे यह पूरे खेत को भी या पूरे प्लाट को अपने कब्जे में ले लेते हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया यह कमजोर हो जाती है। और दूसरा जो है गांठ व्यास साथियों, जो नोड होती है हमारी या जो तने में गांठें होती है उसको काली होकर यह सड़ जाती है और हमारा जो पौधा है हवा चलने पर वहीं टूटकर गिर जाता है या धीरे धीरे वहीं गिर जाता है। तीसरा है साथियों जो कि बहुत ही खतरनाक है, जिसको कि गर्दन तोड़ या नेक ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। ज्यादातर साथी किसान भाई इसको गर्दन तोड़ रोग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो है जो बाली निकलती है उसके जो जस्ट नीचे है वहां से काली होकर सड़ जाती है और बाली जो है धीरे से कमजोर होकर नीचे गिर जाती है या वहीं पर लटक जाती है, क्योंकि बालियों तक पानी नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण दाना नहीं भराता और वह खाली रहकर सफेद पड़ जाती है। ऐसी बालियां सीधी खड़ी न रहकर नीचे की ओर झुक जाती है और टूट जाती है। इस ब्लास्ट में मौसम में अचानक बदलाव, रात दिन में ओस गिरना या नाइट्रोजन यानी यूरिया अधिक उपयोग करने से इस रोग का फैलाव ज्यादा होता है। अगर हम इस पे असरदार दवाइयों की बात करें तो आइसोपोतलीन 40% ईसी जिसकी 300 ml मात्रा प्रति एकड़ करना है। इसके अलावा टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सोस्ट्रोबिन 100 ग्राम प्रति एकड़ छिड़काव भी कर सकते हैं। यह गर्दन तोड़ रोग के लिए बहुत ही प्रभावी कीटनाशक है। अगर हम खेतों में ज़्यादा लगता है जहाँ मिट्टी कमजोर होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, वहीं है ज़्यादा लगता है। इसकी पहचान पत्तियों पर बनने वाले छोटे गोल धब्बे से कर सकते हैं। धीरे धीरे धब्बे बड़े और हल्के पीले रंग के हो जाते हैं। प्रकोप पत्तियों पर को सुखाते हैं, उसी समय हमें इस प्रकोप को पकड़ लेना चाहिए। साथ ही इसकी रोकथाम के लिए खेत में पोटास और जिंक जैसे तत्वों की कमी को पूरा करें, जिससे कि यह शुरुआती अवस्था में होता है। इसका अगर हम शुरुआती अवस्था में मैंकोजेब 77% WP की 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ छिड़काव करें, इस रोग में जो है कि बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अगर साथियों यह रोग ज़्यादा है तो प्रोपिकोनाजोल 25 cc की 200 ml मात्रा हम इस रोग पर डाल सकते हैं। इसको कड़वा या बाली जब यह धान की बालियाँ निकलने लगती है तब यह रोग ज़्यादा दिखाई देता है। फल्स स्मूथ कहते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा दाना काला पड़ जाता है और मखमली हरे रंग के बन जाते हैं। बाद में है फटकन नारंगी और काले पाउडर में बदल जाता है, जो दानों की गुणवत्ता को खराब कर देता है। दाना जैसे लाई की तरह हो जाता है, वजन में कम हो जाता है। और यह रोग जो है दोस्तों बारिश वाले मौसम में हवा ज़्यादा नमी के कारण भी फैलता है। ध्यान रखें इस रोग के लक्षण है, इसका नियंत्रण बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसका छिड़काव बालियाँ निकलने से ठीक पहले यानी गवोट अवस्था पर ही करना चाहिए। साथियों प्रोपिकोनाजोल 25% EC 200 ml मात्रा मिलाकर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 55% WP की 400 ml मात्रा प्रति एकड़ स्प्रे करना चाहिए। बात करते हैं बैक्टीरिया है वायरस की। वायरस जो है रोगों में होने वाला बहुत ही खतरनाक होता है। जो एक बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है, जो कोई BLV किसान भाइयों यह जीवाणु यानी बैक्टीरिया होने के वाला रोग है, इसलिए इसे फफूंदनाशक या अन्य किसी दवा काम नहीं करती। इसमें पत्तियों की नोक और किनारों में सूखना शुरू हो जाता है और यह सूखी हुई धारियों में लहरदार होती हैं, जो कि सुबह के समय आप देखेंगे तो पत्तियों की नोक पीली या चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, जो सूख कर बाद में पादप बन जाता है। इसीलिए इसके नीचे स्ट्रोपोसाइक्लिन जो कि स्टेप्टोसाइक्लिन की 6 ग्राम मात्रा को 400 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ मिलाकर 150 से 200 लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए। इस रोग के लक्षण देखने में खेत में यूरिया का प्रयोग तुरंत रोक दें। और एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण, ब्लास्ट रोग का भ्रम अब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी में ध्यान में रखते हुए कई किसान भाई ब्लास्ट या झुलसा रोग के बारे में पूछते हैं, जैसे कि अर्ली ब्लास्ट, लेट ब्लास्ट। यह जानना बहुत जरूरी है। अर्ली ब्लास्ट यानी अगेती झुलसा, लेट ब्लास्ट यानी पिछेती झुलसा। यह दोनों रोग मुख्य रूप से आलू और टमाटर जैसी सब्जियों में देखने को मिलते हैं। इन रोगों को ध्यान में रखते हुए कोई भी संबंध अक्सर धान की पत्ती सूखना और उन पर धब्बे बनने के लिए झुलसा रोग समझ लेते हैं। धान में जब पत्तियां ऊपर से किनारे सूखते हैं और झुलसी हुई पत्ती, उसके कारण अधिकतर बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट या BLV होता है, जिनकी पहचान
लहरदार सूखी धारियां या फिर ब्लास्ट रोग को गंभीर प्रकोप भी हो सकता है। जिन पत्तियों पर आंख के आकार के धब्बे बनते हैं, इसलिए अगर आपकी धान में झुलसा जैसे लक्षण दिखे तो कृपया अर्ली या लेट ब्लाइट की दवा न डालें, बल्कि यह पहचान करें कि आपकी धान में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है या फंगस ब्लास्ट है। तो साथियों, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि आपकी धान की फसल में लीफ ब्लाइट है या फंगल ब्लाइट है, इसके अनुसार ही आप दवाइयों का प्रयोग करें, जो कि हमने वीडियो में विस्तृत जानकारी दी हुई है। तो साथियों, अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को पूरा देखें। अब हम बात करने वाले हैं जो वायरस है, एक विषाणु यानी वायरस से होने वाले जनित रोग। तो सीधा हम इसका रासायनिक इलाज नहीं होता है। एक कीड़ा है, छोटा भूरा माहू कहते हैं जिसको, तो इसके द्वारा फैलता है। इसकी पहचान नई निकलने वाली पत्तियों पर पीले सफेद धारियां बन जाती है, पौधे बढ़वार रुक जाती है और बोना हो जाती, पत्तियां मुड़ जाती है। जैसे ही पौधे में बालियां तो निकलती है, लेकिन फिर भी बहुत छोटी है, खराब निकलती है, क्योंकि इसका कोई भी इलाज नहीं है। इसीलिए इसे फैलने से कीड़ों को नियंत्रण करना एकमात्र उपाय है। भूरा माहू को नियंत्रण करने के लिए साथियों कीटनाशकों जैसे पाइमेट्राजिन 50 WP 120 ग्राम का छिड़काव करना चाहिए। अब बात करें हम इसमें पोषक तत्वों की कमी होने की समस्या से, तो ये खेरा रोग डिसीज या कोई ऐसा फंगस, बैक्टीरियल फंगस होने वाला रोग है, बल्कि मिट्टी में जिंक की कमी से होता है। इसकी पहचान निचली पत्ती पे हल्के पीले कत्थई धब्बे बनते हैं, पौधे की बढ़वार रुक जाती है और पौधा बौना रह जाता है। इसकी रोकथाम के आसान लक्षण है 5 किलो जिंक सल्फेट को या 2.5 किलो बुझे हुए चूने के साथ मिलाकर 20 किलो यूरिया मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। अब बात करते हैं धान की नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों की। 8 तना छेदक स्टेम बोरोर, यह जो रोग है साथियों, स्टेम बोरोर धान की बड़ा शत्रु कीट है। इसकी सुंडी जो है तने के अंदर घुसकर तने खा जाती है और धीरे धीरे कल्ले फूटने के समय में पौधे के बीज वाली पत्तियां गोप अवस्था सूख जाती है। इसे डेड हार्ट भी कहते हैं। हमला बालियों के बाद होता है साथियों, लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया जो है बाली को सफ़ेद हो जाती है, इसमें दाना नहीं भरता। इसे बाइट ईयर कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोपाई के समय हमें जो है कार्टाफाइडोक्लोराइड 4% 78 ग्राम किलोग्राम यानी फिप्रोनिल 0.3 GR मतलब ग्रेनुएल 8 तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ खेत में या खड़ी फसल में प्रकोप होने पर, या फिर क्लोरेंटर नीलीपोल 18.5 SC की 60 ml प्रति एकड़ का छिड़काव करें। पत्ता लपेटक लीफ फोल्डर, इसकी सुंडी पत्ती दोनों किनारों में रेशम से लिपटकर अंदर छिप जाती है और पत्ती के अंदर हरे पदार्थ को खुरच कर खा जाती है, जिससे पत्तियां जो है सफेद धारियां बन जाती है। खेत में आपको अगर पत्तियां मुड़ी हुई दिखे तो पत्ती लपेटक हो सकता है। इसके नियंत्रण के साथियों कार्टाफाइडोक्लोराइड 4% SC 200 ग्राम मात्रा या एमाबेक्टिन बेंजोएट 5% SC की 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ छिड़काव करें। तो साथियों, अब बात करते हैं हम भूरा माहू या BPH ब्राउन प्लांट हॉपर की। यह कीट पौधे के तने पर या पानी की सतह पर झुंड में पाया जाता है। दोस्तों, पौधे के ऊपर रस चूसता है, साथ ही साथ यह प्रकोप पीले पड़कर सूखने लगते हैं। खेत में कई जगह गोल घेरों के आकार में दिखता है, जिसे हापर बार्मी कहते हैं। छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि नोजल पौधे के नीचे यानी ये जो रोग है निचले हिस्से से शुरू होता है। इसके लिए इसके नियंत्रण में पाइमेट्राजिन 75% WG 120 ग्राम या फिर डायनोटफ्यूरान BC 20% की 80 ग्राम मात्रा को बहुत एकड़ डालें। यह बहुत प्रभावी है, जिससे कि हमारी जो ब्राउन प्लांट हॉपर है उसका नियंत्रण हो जाएगा साथियों। अब बात करते हैं हम जो सुंडी इल्ली है या रिंग कटर एयर कटंग कैपलर की। किसान भाइयों, बालियां निकल जाने के बाद इसमें दाना भरते समय कुछ इल्लियां या सुंडी का प्रकोप भी इन्हें आता है। इसे आर्मी बाल काटने वाली सुंडी कहते हैं। यह सुंडियां रात के समय निकलती है और बाली की गर्दन को काट देती है, जिसे पूरी बाली काटकर खेत में गिर जाती है और भारी नुकसान हो जाता है। दिन में है मिट्टी की दरारों में छिप जाती है। इसके लिए खेत में कटी हुई बालियों को देखें और अगर नुकसान दिखाई दे तो तुरंत इसके नियंत्रण के लिए इमाबेक्टिन बेंजोएट 5% SC 100 ग्राम मात्रा या क्लोरेंटा नीलीपोल जो कि
18% है। SC 60 ml मात्रा का छिड़काव करें। धान की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट और A to Z जानकारी के लिए हमने हर रोग और कीट की पहचान के लिए समय समय पर उनकी रासायनिक और जैविक विस्तार को जानकारी दी है। अगर हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपके काम आएगी, तो कृपया कर इन्हें ध्यान रहे और हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।